अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीओसी की कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसकी मदद से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वाटर। हमें बताना है सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो बेसिसिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो हम समझते हैं पहले बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स डोनर एबिलिटी, कौन कितने अच्छे से डोनेट कर सकता है। तो अपना जो लोन पेयर्स हमारे होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड से। तो जिस कंपाउंड में लोन पेयर होंगे वो सबसे पहले डोनेट करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। यानी लोन पेयर वाले सबसे बेसिक, उसके बाद अगर पाई बॉन्ड है तो फिर वो डोनेट करेंगे, यानी लोन पेयर से थोड़े कम बेसिक। और सिग्मा बॉन्ड वाले, जो सिग्मा का बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो तो सबसे कम बेसिक होते हैं। अब आती है डोनर एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में हमारी डोनर एबिलिटी क्या होंगी, यानी ये जो नाइट्रोजन के ऊपर हमारे दो लोन पेयर्स होते हैं, तो ये लोन पेयर किस केस में ज़्यादा बेसिक होंगे। तो अगर हमारा नाइट्रोजन sp3 है तो वो सबसे पहले डोनेट करेगा, वो सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजन होगा। उससे कम होगा sp2 नाइट्रोजन, और सबसे कम होगा sp नाइट्रोजन। यानी अगर कोई नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, तो वो सबसे कम बेसिक होगा, उसकी डोनर एबिलिटी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी होती है sp3 नाइट्रोजन की। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, ये sp3 है, और ये कैसा है, sp2 है। तो डोनर एबिलिटी तो किसकी, इसकी ज़्यादा होना चाहिए, इस वाले की। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसकी लोन पेयर। इसकी लोन पेयर कैसी है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। और इसकी जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, ये sp3 है, ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन अगर sp3 होने के बावजूद उसकी लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर वो कम बेसिक हो जाएगा, हमारा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये वाला। कब, अगर डीलोकलाइजेशन में उसकी लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है। वैसे तो sp3 ज़्यादा बेसिक होता है, लेकिन अगर उसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तब हमारा sp2 ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी बेसिसिटी क्या हो जाएंगे, हमारी लोकलाइज्ड लोन पेयर की ज़्यादा होती है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। यानी sp2 के ऊपर जो ये लोकलाइज्ड है ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए ये sp2 नाइट्रोजन के लोकलाइज्ड है। इस वाले केस में sp2 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होगा sp3 से, जब उसके लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो अब इसको क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। देखो ये कैसे है, ये sp3 है और ये भी sp3 है। ये कैसे है, sp3 है बट इसके डीलोकलाइज्ड है लोन पेयर, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है ना। और इसके ये देखो, ये sp2 है लेकिन लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना इसके sp3 है और डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मीन्स इसके ऊपर फिक्स नहीं है, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये दोनों तो हमारे नहीं होंगे। ये देखो sp3 है और इसके लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, इसके पास तो अवेलेबल ही नहीं है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और ये sp2 है, sp2 से अच्छा डोनर कौन सा होता है, sp3 होता है, अभी हमने देखा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में आप याद रखिए जो 5 मेंबर नाइट्रोजन बेस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर नाइट्रोजन बेस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन इज़ मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक, एसिडिक मतलब कौन कितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा। पहला है ये वाला H, सेकेंड है ये, थर्ड है ये OH का H, और ये वाला H। अब ना ये यहाँ से H जाएगा तो हमें इस तरह से मिलेगा C डबल बॉन्ड O माइनस। H जाने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस हमारा बन रहा है, ये जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक H होगा। तो ना जो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H होता है ना, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका देखो ये O माइनस कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये स्टेबल बेस बन रहा है H जाने के बाद, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। हमेशा याद रखना एसिड के कंपैरिजन में कोई भी ग्रुप हो सब इससे कम ही एसिडिक होगा। यानी अगर COOH हमारा ग्रुप है तो इसका H सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, बाकी के इससे कम एसिडिक ही होगा, इसलिए सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मीन्स व्हाट, कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमें ये बताना है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब ना ये फर्स्ट वाले में देखो, जब N2 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक कार्बोकेटायन। तो ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ये अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, यानी यहाँ से अगर इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो फिर ये इतना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा नहीं होगी, ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को और कोई अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगा दें, जो इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दे उसके ऊपर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और कम हो जाएंगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब देखो फर्स्ट वाले केस में ना मेटा पोजीशन पे NO2 है, ये -I से इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। और देखो सेकेंड वाले केस में ना OMe है, तो ये OMe क्या करता है, ये +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी यहाँ जो प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो कम हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि इसके पास में इतनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहा ना अब ये, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई। तो सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो इसी की होंगी, सेकेंड वाले की। और अब थर्ड वाले में देखो, ये जो नाइट्रो है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ये -M इफेक्ट शो करता है, और -M को हम प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू -I। देखो मेटा पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे ना यहाँ पर सिर्फ ये -I शो करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो थर्ड वाला की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होंगी, देन फर्स्ट देन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन फर्स्ट सेकेंड एंड मोस्ट बेसिक इन थर्ड एंड फोर्थ। तो अब ना इसमें हमें समझना होगा एक ऑर्थो इफेक्ट। ये क्या होता है हमारा ऑर्थो इफेक्ट, तो उसको समझते हैं। ऑर्थो इफेक्ट ये ना अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, यानी अगर हमारे पास ये है बेंजोइक एसिड अगर हमारे पास में है और उसके ऑर्थो पोजीशन में कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ये एक ग्रुप हमने इसके ऑर्थो, ये चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, किसके केस में, सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में अगर ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, एसिडिटी जो है बेंजोइक एसिड की इंक्रीज हो जाएंगी यहाँ, यानी यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे विथड्रॉइंग हो, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। किस केस में, एरोमेटिक वाले केस में, एरोमेटिक वाले केस में। ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन है कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखो इसके ऑर्थो पोजीशन पे ना CH3 लगा हुआ है, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपेयर में, बिकॉज यहाँ पे ना CH3 हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, हम ये नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे कि बस यहाँ पे कोई ना कोई सब्सटीट्यूएंट होना चाहिए। अगर कोई भी सब्सटीट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे हो तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। किस वाले केस में, सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में, ये होता है ऑर्थो इफेक्ट। अब इस वाले में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, इस वाले में ना ये वाला कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। वाई, बिकॉज ये एरोमेटिक नहीं है। अभी देखो ये जो था ना, ये सिस्टम पहला हमारा एरोमेटिक था, अभी ये एरोमेटिक नहीं है। तो अभी यहाँ पे ना हम +I इफेक्ट देखेंगे। ये जैसे ही H+ यहाँ से जाएगा तो हमें मिलेगा ये कॉन्जुगेट बेस C+O O-। अब ना इसको CH3 अपना +I इफेक्ट देकर, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देकर इसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज करेगा, यानी पहले से इस पर निगेटिव चार्ज है, इसको और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेस एसिडिटी। तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएंगी और इसकी ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। अब थर्ड और फोर्थ में हम देखते हैं। थर्ड वाले में देखो ये है एनिलीन और ये है ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है इसके मिथिल। अब इसके लिए ना हमें समझना होगा SIP। SIP क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन
इन प्रोटोनेशन, ये होता है SIP इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा था, ऑर्थो इफेक्ट में अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो एसिडिटी बढ़ जाएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ तो इस एनिलीन की जो नाइट्रोजन की बेसिसिटी है, बेसिसिटी जो है नाइट्रोजन की, वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। इसकी बेसिसिटी क्या होंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। इस यानी ये अगर ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। ऑर्थो इफेक्ट में एसिड की एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे ये ए जो ग्रुप है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज़ कर देगा। ये भी अप्लीकेबल है सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ये देख रहे हो आप, ये एनिलीन एरोमेटिक है ना ये, तो इसलिए यहाँ पर ये SIP इफेक्ट लगेगा। तो अब इसमें हम देखते हैं थर्ड वाले में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला, जो ये पहला वाला है ना, ये ज़्यादा बेसिक, क्योंकि देखो ये है एरोमेटिक एनिलीन है ना, ये इसके ऑर्थो पे लगा हुआ है CH3। और SIP इफेक्ट की क्या कहता है कि अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, बेसिसिटी को क्या करता है, कम कर देता है, बेसिसिटी को डिक्रीज़ कर देगा। यानी फिर ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला। बेंजोइक एसिड के केस में हम एसिडिटी देखते थे और एनिलीन के केस में हम क्या देखेंगे, बेसिसिटी। तो यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज़ होती है ऑर्थो इफेक्ट से, और यहाँ पे एनिलीन के केस में बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है SIP इफेक्ट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये दोनों भी, याद रखना। अब इस वाले में बताओ क्या आंसर होगा, इस वाले में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला जो है हमारा, ये ज़्यादा बेसिक होगा। बिकॉज यहाँ ये अब एरोमेटिक नहीं है, इस तरह से ये एरोमेटिक नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे SIP जो इफेक्ट है हमारा, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये नहीं लगेगा। तो अभी देखो इसके ऊपर लोन पेयर है, ये +I से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इसकी डोनर एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। और बेसिसिटी क्या होती है कि कौन कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है, डोनर एबिलिटी तो बेसिसिटी होती है। तो फिर अब ये वाला हमारा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इस वाले केस में। देखो सिर्फ ज़रा एरोमेटिसिटी का डिफरेंस है, यहाँ पे एरोमेटिक होने की वजह से ये वाला ज़्यादा बेसिक हो रहा है SIP इफेक्ट से, और यहाँ पे ये वाला ज़्यादा बेसिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे SIP नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सर्कल रिप्रेजेंट्स मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा, हमने क्या देखा था, जो एसिड का होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक H होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला H सबसे ज़्यादा एसिडिक है इस मॉलिक्यूल में। इस वाले मॉलिक्यूल में ये जो H है ये एसिडिक। अभी देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे CF3 लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे ही ये H पॉजिटिव जाएगा, ये माइनस जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये भी हमारा एसिडिक हो जाएगा। अपना यहाँ से अगर H जाता है तो यहाँ पे जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा 2, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। और जब भी कभी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है तो वो क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी उस सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो H हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिटी कैसे चेक करते हैं हम, कि जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, जैसे ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी होंगी। तो इस वाले केस में ना यहाँ पे जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा तो ये तो कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, इसलिए ये तीनों भी क्या है, एरोमेटिक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस।